बच्चों, पिछले वीडियो में आपने ब्राज़ील और भारत के प्राकृतिक संरचना की जानकारी किए थे। इस वीडियो में उसी लेसन में ब्राज़ील और भारत का अपवाह तंत्र भी है। तो आज हम सब भारत के अपवाह तंत्र की जानकारी प्राप्त करेंगे। आप जान रहे हैं कि भारत एक विशाल देश है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत और दक्षिण में प्रायद्वीपीय पठार का भाग है। तो इस आधार पर आप देख सकते हैं कि भारत की नदियों को हम हिमालय तथा प्रायद्वीपीय नदियों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहले आप हिमालय की नदियों की जानकारी प्राप्त करेंगे। हिमालय की नदियों में वर्ष भर जल रहता है। उसका कारण आपको जानना चाहिए कि हिमालय की बहुत सारी नदियाँ विविध हिमानियों से शुरू होती हैं और ग्रीष्म काल में भी जल की मात्रा, जल का निर्वहन बड़े पैमाने पर होता रहता है और वर्षा काल में भी इसमें बाढ़ आ जाती है। तो इस आधार पर जो हिमालय की नदियां हैं उनमें वर्ष भर जल रहता है। हिमालय की नदियों को भी हम दो भागों में देख सकते हैं। एक समूह है सिंधु और उसकी सहायक नदियों का और दूसरा है गंगा और उनकी सहायक नदियों का। तो सबसे पहले हम सिंधु की सहायक नदियों के बारे में और सिंधु के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सिंधु नदी हिमालय से निकलकर उत्तर पश्चिम दिशा में बहते हुए कश्मीर लद्दाख क्षेत्र से होते हुए यह पाकिस्तान से होते हुए अरब सागर में मिलती है और उसकी जो सहायक नदियां हैं जिन्हें आप देख रहे हैं झेलम, चिनाब, रावी और व्यास, यह भी एक दूसरे के काफ़ी समानांतर बहते हुए आगे बढ़ती हैं और सिंधु नदी में मिल जाती हैं। पाकिस्तान से होते हुए सिंधु नदी अरब सागर में मिल जाती है। सिंधु की एक प्रमुख सहायक नदी है जो सतलज नदी है और इसका उद्गम मानसरोवर झील के पास से होता है और वह भी पश्चिम दिशा में बहती है। सतलज और उसकी कुछ छोटी सहायक नदियाँ जो अपने साथ काफ़ी अवसाद ला कर के पंजाब राज्य में निक्षेपित करती हैं और की हैं, जिसके वजह से पंजाब एक समतल उपजाऊ मैदान बना हुआ है और यह भी नदी आगे चलकर सिंधु नदी में मिल जाती है। तो इस तरह से सिंधु और उसकी सहायक नदियां हैं, उसे आपको ध्यान रखना है। दूसरी जो हिमालय से निकल कर के आगे बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदी है गंगा और उसकी सहायक नदियाँ। तो आज आप गंगा और उसकी सहायक नदियों की भी जानकारी प्राप्त करेंगे। गंगा नदी गंगोत्री नामक स्थान से यह निकलती है। गंगोत्री एक हिमानी क्षेत्र, वहाँ से इसका उद्गम होता है और यह शुरू में दक्षिण दिशा में और बाद में पूरब की दिशा में आगे बढ़ते हुए समतल मैदानी भाग से यह आगे बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और इसकी अन्य सहायक भी नदियां हैं जो इसे काफ़ी जल की आपूर्ति करती हैं और इसमें जल का निर्वहन काफ़ी मात्रा में होता है, जिसमें प्रमुख सहायक नदी यमुना नदी है
जो यमुनोत्री से निकलती है। उसके अतिरिक्त गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी यह उत्तरी भाग से निकल करके गंगा में मिलती हैं। कुछ नदियाँ जो प्रायद्वीपीय भाग से भी दक्षिण भाग से निकलकर यह गंगा में मिलती हैं, उसमें चंबल, बेतवा, केन और सोन नदियाँ प्रमुख हैं। एक नदी जो प्रमुख रूप से ब्रह्मपुत्र के नाम से हम जानते हैं, वह भी गंगा में आकर मिलती है, लेकिन ब्रह्मपुत्र नदी यह तिब्बत जो आज चीन के अधीन है उस देश से बहते हुए, अर्थात यह मानसरोवर के पास से निकलकर पूरब की दिशा में बहते हुए हिमालय के क्षेत्र में बहते हुए आगे बढ़ती है और हिमालय को पार करके फिर दक्षिण दिशा में मुड़ जाती है। जब यह हिमालय के क्षेत्र में बहती है तो इसे सांगपो के नाम से जानते हैं, लेकिन जब दक्षिण की तरफ मुड़कर हमारे देश में प्रवेश करती है तो इसे हम देहांग के नाम से जानते हैं और आगे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। यह बांग्लादेश में गंगा में मिल जाती है और दोनों नदियां एक बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं, जिसे आप सुंदरवन डेल्टा के नाम से पहले ही जानते हैं। तो इस तरह से यह कुछ गंगा और उनकी सहायक नदियां हैं जो एक समतल विस्तृत मैदान का निर्माण करती हैं। यह क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ है। इसके बाद आप दक्षिण के प्रायद्वीपीय नदियों की भी जानकारी प्राप्त करें। इसे भी आप दो भागों में देख सकते हैं। एक पश्चिम की ओर बहने वाली और अरब सागर में मिलने वाली नदियाँ, दूसरा पूरब की ओर बहने वाली बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियाँ। तो आप एक एक के बारे में जानकारी प्राप्त करें। सबसे पहले पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियों में आप देखेंगे कि पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच बहने वाली नदियों की जो लंबाई है वह कम है, उनकी गति बहुत ज़्यादा है और यह नदियाँ मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर रहती हैं। इनमें बाढ़ का कोई खतरा नहीं रहता। इन्हें आप मौसमी नदियाँ भी कह सकते हैं। और यह नदियाँ मुख्य रूप से केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और दक्षिण गुजरात के तटीय प्रदेशों में एक समान बहती हैं, यानी इनकी जो समानता है वह इन राज्यों में एक तरह से है। आप देख रहे हैं कि नर्मदा, तापी, माही, साबरमती और लूनी नदी इस भाग की प्रमुख नदियां हैं जो अरब सागर में मिलती हैं। उत्तर गुजरात में खंभात की खाड़ी को आप देख रहे हैं, उसमें अनेक नदियां आकर मिल रही हैं, जिसमें तापी, नर्मदा, माही और साबरमती का समावेश आप देख रहे हैं। यह जो तापी और नर्मदा नदी हैं, यह भ्रंश घाटी से होकर के बहती हैं। माही नदी जो है वह पूर्वोत्तर दक्षिण पश्चिम दिशा में बहती है और वहीं अरावली के दक्षिणी ढाल से निकलने वाली साबरमती नदी उत्तर दक्षिण दिशा में बहती है और अरावली के पश्चिम ढाल से निकलने वाली आप देख रहे हैं एक लूनी नदी है, वह कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। तो इस तरह से आप अरब सागर में मिलने वाली यह कुछ प्रमुख नदियों को देख रहे हैं। और दूसरा है बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदियाँ। यह मुख्य रूप से पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान से होकर के यह पूरब दिशा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगा नदी को आपने देखा ही था कि गंगा भी
हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिलने वाली नदी है। उसके अलावा दूसरी महानदी है। महानदी यह सिहावा के पास जो छत्तीसगढ़ में रायपुर है वहाँ से निकलकर पूरब दिशा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। दूसरी जो दक्षिण भारत की प्रायद्वीपीय भाग की सबसे बड़ी नदी है, गंगा के बाद उसका नंबर आता है, यह गोदावरी नदी है, जो महाराष्ट्र के त्र्यंबकेश्वर स्थान से निकलकर पूरब दिशा में बहते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। अगली नदी कृष्णा नदी है। यह भी महाराष्ट्र राज्य के महाबलेश्वर नामक स्थान से निकलकर यह आगे बढ़ते हुए पूरब की दिशा में बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है और दोनों के बीच एक बड़े डेल्टे का निर्माण होता है। दोनों नदियां मिलकर के एक डेल्टा का निर्माण करती हैं। उसके अलावा आप कावेरी नदी को देख रहे हैं। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु दो राज्यों से होकर के बहती है और यह नदी दोनों राज्यों को सिंचाई के लिए काफ़ी उपयोगी मानी जाती है। तो इस तरह से दक्षिण भारत की यह कुछ प्रायद्वीपीय नदियां हैं। इनकी अन्य सहायक भी नदियां हैं जिसे आप देखेंगे। आप अपने बुक के माध्यम से भी इन नदियों को देख सकते हैं। जैसे आप कृष्णा नदी है तो कृष्णा नदी की मुख्य जो सहायक नदी हैं वह भीमा है, तुंगभद्रा है। इसी तरह अन्य नदियों की भी आप जो सहायक नदियां हैं उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, इस तरह से आप भारत के जो अपवाह तंत्र प्रणाली हैं अर्थात नदी प्रणाली है उसकी आप जानकारी रखें। मानचित्र में इन प्रमुख नदियों को आप दर्शाएं और संबंधित जो प्रश्न हैं उसको तैयार करेंगे, अपनी नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद।